नमस्कार, जय भीम दोस्तों। जय भीम हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों और आगे देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जीवन पृथ्वी का एक अमूल्य गहना जो इस ग्रह के कोने कोने में फैला हुआ है। क्या आकाश, क्या जल, क्या थल, पृथ्वी पर हर जगह जीवन थिरक रहा है। पृथ्वी के सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसानों का आज इस ग्रह पर वर्चस्व है। पृथ्वी की बाकी सभी प्रजातियां अभी भी अपना भोजन ढूंढकर उसे खाने में मग्न हैं, लेकिन हम इंसान सारी बेड़ियों को तोड़ दूसरे ग्रहों पर भी जाने का दमखम रखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का मूल बीज तो एक ही था। उसी मूल बीज से क्रमिक विकास के चलते जीवन की अलग अलग शाखाएं निकलती गईं और आज हम इंसान जीवन रूपी इसी विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर वर्चस्व न होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को न अपनाते। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति का एक बेरहम नियम है। जो शक्तिशाली होता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है और कमजोर को ये प्रकृति स्वीकार नहीं करती। नेचुरल सिलेक्शन को कछुओं के इन बच्चों से समझते हैं। कछुए हमेशा अपने अंडों को समुद्री जीवों से सेफ रखने के लिए समुद्र से दूर एक सुरक्षित स्थान चुनते हैं और समुद्र से दूर कछुए रेत के नीचे अपने अंडों को गाड़ देते हैं ताकि जमीन पर मौजूद कोई जानवर उनके अंडों को ना खा जाए। जब ये अंडे पोषित हो जाते हैं और इनसे कछुओं के नन्हे बच्चे बाहर निकलते हैं तो प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर इनका स्वागत करती है। लेकिन अगर इन कछुओं को इस प्रकृति का आनंद उठाना है तो इनको एक कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। जो भी कछुए का बच्चा इस परीक्षा में पास होगा वही इस प्रकृति का आनंद उठा पाएगा और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। जो फेल हुआ उसका ये प्रकृति परित्याग कर देती है। जब कछुओं के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो दूर समुद्र का पानी नजर आ रहा है वो उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं। प्रकृति की कठिन परीक्षा शुरू होती है। कछुओं के नन्हे बच्चे समुद्र की ओर दौड़ लगा देते हैं, लेकिन आसमान में उड़ रहे पक्षी न जाने कब से इन नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाने की ताक में थे और आज इन पक्षियों को अपना पसंदीदा भोजन मिल चुका है। पक्षी इन कछुओं के बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब इन नन्हे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत तेज दौड़ना होगा। अगर वो आज तेज नहीं दौड़ेंगे तो फिर कभी भी वो इस प्रकृति का आनंद नहीं उठा पाएंगे। जो मजबूत होते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जो कमजोर होते हैं उनकी इस प्रकृति में कोई जगह नहीं। जब मजबूत कछुओं के बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो समुद्र की लहरें अपना हाथ फैलाकर इन नन्हे बच्चों को अपने में समेट लेती हैं। अब ये नन्हे बच्चे प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं और बड़े होकर अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के इसी चुनाव को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इंसान न जाने कितनी ही बार नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं और आज भी हम प्रकृति के इसी चुनाव से होकर गुजर रहे हैं। हम पिछले 4 अरब सालों से प्रकृति की मार को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने न जाने कितनी ही बार महाप्रलयों को देखा है, न जाने कितनी ही प्रजातियों को विलुप्त होते हुए देखा है, लेकिन जीने की जिद हमने कभी नहीं छोड़ी और इसी जीने की जिद्दोजहद के चलते हमारा जीवन का सफर बहुत ही रोमांच से भरा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करने वाले हैं अपने अतीत में। हम जानेंगे कि कैसे सिंगल सेल से आज की ये जटिल लाइफ बनी, कैसे हमने प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, वो कौन सी घटनाएं थीं जिनके घटने से आज हमारा ये जीवन यहाँ तक पहुँच पाया और इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास ने कैसे हमें आज का इंसान बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। अभी से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल नर्क की तरह था। हर जगह धधकता हुआ लावा फैला हुआ था। गैस और धूल के बादलों ने पूरी पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। पृथ्वी की ऐसी परिस्थितियों को देखकर लगता नहीं कि कभी इस पर करोड़ों प्रजातियां फल फूलने वाली हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के ऐसे माहौल में पहली बार जीवन के बीज का जन्म हुआ। अब असल में जीवन का वो पहला बीज पृथ्वी पर कहां से आया, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। वैज्ञानिक जीवन के पहले बीज के बारे में अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन का पहला बीज किसी उल्का के साथ अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर आया, तो कुछ मानते हैं कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर पानी में कुछ रसायनों के मिलने से स्वतः ही पैदा हो गया। लेकिन मेरे, आपके और पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवन का सफर
4 अरब साल पहले पृथ्वी के नर्क जैसे माहौल में पानी के अंदर सिर्फ एक कोशिका के रूप में यानी सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। ये जो आप सेल देख रहे हो ये हमारा पूर्वज है और इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज। 4 अरब साल पहले इस सेल ने नींव रखी आज का इंसान बनने की। इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इस सेल में मौजूद जीन्स इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकते हैं। तकरीबन 50 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही बना रहा और 50 करोड़ सालों के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले सिंगल सेल ने खुद की कॉपी बनाना शुरू कर दिया और खुद का ही एक क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया। ये एक अद्भुत घटना थी क्योंकि एक सेल का खुद का क्लोन बनाने से जीवन का एक नए रूप में फिर से नया जन्म हो सकता था और पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते थे। अगर ये सेल खुद का क्लोन न बना पाते तो पृथ्वी पर जीवन तभी समाप्त हो गया होता जब जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया था। 2 बिलियन सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल खुद की नई कॉपी बना देते और वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर देते। लेकिन करीब 2 बिलियन सालों के बाद एक और अद्भुत घटना घटी। 2 सेल आपस में मर्ज हुए और उन दोनों के जीन्स आपस में कंबाइंड हुए। अब ये मर्ज सेल खुद का क्लोन बनाने लगे जिनके क्लोन में अब एक नहीं बल्कि 2 सेल्स के जीन्स मौजूद थे। इस घटना के बाद जीवन की नई नई शाखाएं निकलने लगी। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पनपने लगी। जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। इन्हीं सेल्स से पानी के अंदर नई नई प्रजातियां बनती गईं, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे जिनसे हम बने। ये हैं महज 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म जो अभी से 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले हमारे पूर्वज हैं। लेकिन ये अभी पूरी तरह से अंधे हैं। अभी तक इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई तो कुदरत ने इन्हें अभी तक आंखें भी नहीं दी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और खतरों से बचने के लिए आंखों की जरूरत है। इसके बाद करीब 20 मिलियन सालों का वक्त लगा ऐसे सेल्स बनने में जो प्रकाश को देख पाए और फाइनली इन वाटर वॉर्म का अंधेरा समाप्त हो गया। अब ये पहली बार इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से देखने योग्य बन गए क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थीं। अब हमारे पूर्वज इस दुनिया को अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन अब आंखों के द्वारा देखी गई इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज एवोल्यूशन के चलते एक वर्म न रहकर एक मछली के आकार जैसे बन गए। हमारा दिमाग अब छोटे मोटे सिंपल डिसीजंस ले सकता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां बनती गईं, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी और ऐसी ही खतरनाक प्रजातियों से अब हमें खतरा था। अगर हमें जीवित बचकर नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा बनना है तो हमें इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। और इवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र के पानी में सरवाइव करने के लिए हमारी चमड़ी अब कठोर हो चुकी थी। हमारे जबड़े और मजबूत दांत भी बन चुके थे। अब छोटे मोटे शिकारियों से हम अपनी रक्षा कर सकते थे। अभी से 375 मिलियन साल पहले हम एक आर्मर्ड फिश बन चुके थे। हमारी लंबाई तकरीबन 1 फुट थी और हमारा भोजन छोटी छोटी मछलियाँ थी। लेकिन अभी भी समुद्र पर राज तो किसी और का ही चल रहा था। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इन समुद्री मॉन्स्टर्स का भोजन बन जाएं और अपनी जर्नी को यहीं समाप्त कर दें, या फिर सरवाइव करने के लिए कोई और रास्ता चुनें। और हमने चुना उथला पानी। उथले पानी में समुद्री मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जिसको इससे पहले किसी भी मछली ने नहीं किया था। हमने पहली बार अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और पहली बार हवा को अपनी सांसों में खींचा। अब जो हवा हम खींच रहे थे उसके लिए हमारे शरीर में एक नए ऑर्गन का विकास हुआ, हमारे फेफड़ों का। अब हम एक थिएस्टेगा बन चुके थे। अब हम हवा और पानी दोनों की सांसें ले सकते थे। अब हमारे पास लंग्स और गिल्स दोनों ही थे। आज के समय में हमारे गिल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें गिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती और हम केवल लंग्स के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अभी भी गिल्स की मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बनी हुई है, जिससे कभी कभी हमें हिचकियां आती हैं। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने अपने सिर
शरीर को पानी से बाहर निकाला और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने चले। हमारे सामने पानी से बाहर जमीन पर एक खूबसूरत दुनिया नजर आ रही थी और पहली बार हम पानी से निकलकर जमीन पर आए जहां एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। ये वो अद्भुत पल था जब हमने नए जीवन की खोज में पानी को छोड़ जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और सांस लेने के लिए हवा भी थी। एक थियोस्टेगा वो मछली थी जो पानी से बाहर निकली थी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी तेज थी तो उसको सहन करने के लिए हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडों को जन्म देते और कुछ दिन बाद उनसे नवजात बच्चे निकलते और धरती की ये नई दुनिया उनका स्वागत करती। जब वो इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करते तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दिमाग और विकसित होता गया, हमारी बुद्धि का विकास होता गया और ये जरूरी भी था क्योंकि भविष्य में बुद्धि की वजह से ही हम सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन पृथ्वी की इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ भी हमारे कॉम्पिटिटर मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारी बॉडी में फिर से म्यूटेशन के चलते बदलाव हुए और हमारे जबड़े की मसल्स मजबूत होती गयी, जिससे हम बहुत ही तेजी से ज्यादा खाना खा सकते थे। अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी मजबूत बन चुके थे और अपने कॉम्पिटिटर्स का शिकार करने में भी सक्षम हो चुके थे। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चलता, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और ऐसा ही अभी से 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिघले हुए रॉक्स पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकलने लगे। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। पृथ्वी के ऐसे माहौल में वेजिटेशन खत्म होने लगा, प्लांट्स को खाने वाली प्रजातियां खत्म होने लगी, जिससे मीट को खाने वाली प्रजातियां भी खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां खत्म हो गईं। बची हुई 5% प्रजातियों में हम थे और अन्य प्रजातियों के जीव जो एक दिन डायनासोर बनने वाले थे। धीरे धीरे प्रकृति की मार खत्म हुई और पृथ्वी का माहौल फिर से खुशहाल होता गया। जब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन हुआ तब हम एक बड़ी छिपकली की तरह दिखते थे, लेकिन इस समय पीरियड में मास एक्सटिंक्शन के बाद अब हम एक बड़ी बिल्ली के आकार जैसे दिखाई देते हैं। अब हम अपने शरीर को घसीट कर नहीं चलते बल्कि अपने पैरों के सहारे आगे बढ़ने का दमखम रखते हैं। एक बड़ी छिपकली से इस आकार तक पहुंचने में हमें 30 मिलियन सालों का वक्त लगा है, जो कि अभी से 220 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए। ये प्रजाति एक भीषण प्राकृतिक आपदा को सहकर यहाँ तक सरवाइव कर पाई है, लेकिन धरती पर हम इकलौते नहीं हैं जिसने ये आपदा सहन की। कोई और भी है जिसका विकास ऐसे हुआ कि उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है। ये हैं डायनासोर। अब इनका ही जमाना है। अगर हमें इस धरती पर सरवाइव करना है तो हमें इनसे अपने आप को बचाना होगा। ये डायनासोर छोटे रेप्टाइल से इवॉल्व होकर मास एक्सटिंक्शन को सहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। डायनासोरों का विकास हमारी तुलना में बहुत तेजी से हुआ है, इसीलिए आज ये बहुत ही विशालकाय बन चुके हैं। इन भूखे डायनासोरों से बचने के लिए अब हमें नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। हमें ऐसा बनना होगा कि हम इनकी नजरों से छुप सकें और करोड़ों सालों तक छुपन छुपाई का खेल खेलते हुए अभी से 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा साइज छोटा होता गया और हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। हम जमीन के अंदर बिल बनाकर अपने आप को छुपाने लगे। अब हमें डायनासोरों के द्वारा देख पाना आसान नहीं था। हमारे शरीर पर घने बाल थे, तो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा हमारे बालों में कैद हो जाती, जो इंसुलेशन का काम करती और हमें ठंड से बचाती। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो अब हमारे शरीर पर बाल भी कम हैं, क्योंकि अब हम अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल भी सकते हैं। खैर, अब भी डायनासोरों का खतरा हमेशा ही बना रहता था, तो हमें चौकन्ना रहना होता था और जिससे पहले डायनासोर हमें देखें उससे पहले हमें उनका आभास होना चाहिए था। हमने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारी इंद्रियां और ज्यादा शार्प होती गईं।
हमारे देखने, सुनने और डायनासोरों को सूंघने की क्षमता बढ़ती गई और इससे पहले डायनासोर हमें देखते हम चौकन्ने हो जाते। अब हमारा दिमाग और जटिल होता जा रहा था क्योंकि अब हमें सिचुएशन के हिसाब से तुरंत फैसले लेने की जरूरत थी। अब इंसानियत का भविष्य इस छोटी सी प्रजाति पर डिपेंड है। अगर ये अपने छोटे से दिमाग और तेज सेंसेज का इस्तेमाल करने में फेल हुए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इन्होंने इस बाधा को भी पार करना सीख लिया। हम इंसानों के लिए अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो थे डायनासोर। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और पावरफुल सेंसेज हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जहां खुद